Dear student, Assalamu alaikum. I am Shahid Hussain, and today I am going to give you lecture about master theorem, which we can use to solve our recursive relation, or you can say recursive equations. But before starting this lecture, I would like to give a brief recap of our previous lecture. In previous lecture जो है हमने सबसे पहले, अगर आपको याद हो कि जब हमने रेकरेंस रिलेशन स्टार्ट की थी, तो मैंने आपको उसके सोल्यूशन के लिए आपको 4 मेथड बताए थे. फर्स्ट मेथड था इटरेटिव अप्रोच, सब्स्टिट्यूशन अप्रोच, ट्री मेथड यानी रिकर्सिव ट्री या रिकर्जन ट्री जिसे भी हम कह सकते हैं, एंड फोर्थ वन जो था वो हमारे पास है मास्टर थ्योरम. हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था इसमें हमने 3 टॉपिक को कवर कर लिया था कि इटरेटिव अप्रोच में हमें क्या करना पड़ता है. इटरेटिव अप्रोच में जो है हमें वो जो पुटिंग का मेथड होता है, हम उस मेथड को अडॉप्ट करते हुए उस कंडीशन तक ले जाते हैं जो हमारी बेस कंडीशन कहलाती है. और रिकर्सिव रिलेशन के लिए मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि रिकर्सिव रिलेशन जो है इसके लिए हमारे पास 2 फैक्टर्स कॉमन है. नंबर 1 बेस कंडीशन और नंबर 2 हमारे पास रिकर्सिव कॉल. तो इटरेटिव मेथड में हम स्टार्ट करते हैं, हमारी जो nth इक्वेशंस होती हैं, nth टर्म बनती है, यानी जो हमारी एक्चुअल रिकर्सिव रिलेशन होती है, वहाँ से हम बैक पुटिंग करते हैं न्यू टर्म में, और ये पुटिंग उस वक्त तक कंटिन्यू रखते हैं जब तक हमें इनिशियल जो कंडीशन है या बेस कंडीशन जिसे आप कह सकते हैं वो उस वक्त तक ड्राइव ना हो जाए. तो ये इटरेटिव मेथड था. इसके भी हमने 2-3 एग्जाम्पल लास्ट लेक्चर में सॉल्व की थी. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सब्स्टिट्यूशन मेथड. सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने 2 ऑप्शन वो यूज़ किए थे कि सबसे पहले हम कर लेते थे गैस, और गैस हम क्या करते थे कि ये हमारे फंक्शन की रिलेशन की जो है वो हाई ऑर्डर टर्म है या रेट ऑफ ग्रोथ है, जिसको हमने फिर फर्दर जो है प्रूफ करना होता था. और प्रूफ के लिए जो हम मेथड यूज़ करते थे वो है इंडक्शन मेथड. और इंडक्शन मेथड जो था जो हम इसमें अपने लेक्चर नंबर 10 में हम कवर कर चुके थे कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है. हमारे पास मैथमेटिकल इंडक्शन प्रिंसिपल का वर्क एक्चुअली कैसे होता है, उसके लिए हमने कुछ एग्जांपल भी सॉल्व की थी. तो अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में कि हम एक रेकरेंस रिलेशन को सॉल्व करने के लिए 2 स्टेप फॉलो करते हैं. सबसे पहले हम गैस करते हैं, और गैस हम किस बेस पे करेंगे कि ये हमारे पास जो है अपने फंक्शन की हाई रेट ऑफ ग्रोथ है, इसका रेट ऑफ ग्रोथ टर्म है. और सेकंड फिर हम उसी चीज़ को प्रूव करने के लिए फिर हम जो है इंडक्शन अप्लाई कर लेते थे, और इंडक्शन के थ्रू उस इक्वेशन को जो है जो हमारा हाइपोथेसिस होता था, या जैसे आप लोग ये कह सकते थे कि आप प्रोपोजिशन जो है जो आप लोग उसको प्रूफ करते थे, वेरीफाई करते थे कि ये प्रोपोजिशन या प्रेडिकेट जो है ये राइट है या नहीं. ये सब्स्टिट्यूशन मेथड में था. तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के 2 स्टेप हो गए, गैस प्लस इंडक्शन प्रिंसिपल अप्लाई करना. थर्ड वन जो था वो हमारे पास था ट्री मेथड. ट्री मेथड में हम जो भी हमें गिवन रिलेशन होती थी टी ऑफ एन, उसमें हम ये देखते थे, लेट कहते हैं ये टी ऑफ एन है, और इसके साथ जो आपके पास ग्रोथ दी हुई है वो एन स्क्वायर की लेट करते हैं. ये एक रेकरेंस रिलेशन है. हम जो ट्री स्टार्ट करते थे वो इसके हायर ऑर्डर इससे करते थे स्टार्ट, और फिर उसको नंबर ऑफ प्रॉब्लम में हम डिवाइड करते जाते थे, और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता था. अब इस रिकर्जन ट्री में हम जो कास्ट एवेलुएट करते थे वो हर नोड के ऊपर एवेलुएट करते थे. हर नोड की कास्ट क्या आती थी, उसके लिए कितने आपको स्टेप परफॉर्म करने पड़ रहे हैं, वो हम हर नोड के ऊपर परफॉर्म कर लेते थे. फिर जब हर नोड की आपके पास कास्ट आ जाती है तो फिर आप लोग उसको हॉरिजॉन्टली सेम लेवल ऑफ नोड जो है फिर कास्ट को आप लोग कैलकुलेट करते थे. और हॉरिजॉन्टल जब आपके पास कास्ट कैलकुलेट हो जाती थी, फिर उसके बाद ओवरऑल अगर आपने कास्ट कैलकुलेट करनी होती थी तो जो कास्ट आपके पास यहाँ राइट साइड पे
वर्टिकली आपको डिराइव्ड हो जाती थी, उसी को आप लोग सम कर लेते थे। यानी कि आप उस पर सिग्मा वो अप्लाई करके या उन तमाम कांस्टेंट टर्म को आप लोग ऐड करके उसकी जनरल इक्वेशन जो है या आप उस सोल्यूशन जो है वो आप डिराइव कर लेते थे। तो ये 3 मेथड जो थे जो हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए। एक बार फिर मैं रिपीट ब्रीफली कर रहा हूँ। इटरेटिव मेथड में हम सब्स्टिट्यूशन अप्रोच को फॉलो करते हैं, यानी कि हमारी जो इनिशियल गिवन कंडीशन होती है रिलेशन, जिसको आप रेकरेंस रिलेशन कहते हैं, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1। फिर हम ये पुट करते हैं कि n को रिप्लेस कर देते हैं विद सम वैल्यू एंड देन मेक ए न्यू इक्वेशन, और फिर उसी इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके हम न्यू इक्वेशन जो है डिराइव कर लेते हैं। और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है टिल यूर फाइनल, यानी कि आप बेस कंडीशन जो है वो आप लोगों को या इनिशियल कंडीशन जो है वो आपको डिराइव नहीं हो जाती। ये इटरेटिव अप्रोच है। सेकंड अप्रोच है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन पे हम 2 स्टेप में काम करते हैं। पहले स्टेप में हम गेस करते हैं कि हमारे पास लेट करते हैं ये गिवन फंक्शन है और इसका रेट ऑफ ग्रोथ जो है या इसकी कम्प्लेक्सिटी जो है वो हमारे पास ये है, और वो भी हम उसी रेकरेंस रिलेशन में से ड्राइव करते हैं। उसके बाद फिर हमने इसी अपने जो गैस करना है, इस गैस को हम वेरीफाई करने के लिए फिर हम मैथमेटिकल इंडक्शन प्रिंसिपल अप्लाई कर लेते हैं, और वो प्रिंसिपल जो है वो हमने लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 10 में हमने कवर कर लिया था। तो उसी प्रिंसिपल को हम अप्लाई करके इसको वेरीफाई कर लेते हैं। ये आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड है। थर्ड मेथड है रिकर्जन ट्री। रिकर्जन ट्री में जो आपको गिवन रेकरेंस रिलेशन होती है किसी भी रिकर्सिव फंक्शन के लिए, आप लोग उसकी हाई ऑर्डर टर्म को लेकर आप एज ए रूट उसको कंसीडर कर लेते हो। फिर वो जितने सब प्रॉब्लम में डिवाइड हो रही होती है उतने आप उसके नोड क्रिएट करके और ये प्रोसेस कंटिन्यू रखते हो। जब आपके पास ट्री अपने लीफ नोड तक पहुंच जाती है, यानी कि उसके फर्दर उसके सब प्रॉब्लम डिवाइड नहीं हो सकता, यानी कि आपका प्रॉब्लम जो है फिर वो फाइनल तक पहुंच जाता है, यानी कि उसके बाद फर्दर उसकी डिवीजन नहीं हो सकती, तो फिर हम हर नोड के ऊपर उसकी कास्ट एवेलुएट कर लेते हैं। और जब हर नोड की कास्ट हो जाती है तो फिर हम लेवल बाय लेवल तमाम कास्ट को सम कर लेते हैं, और जब वो तमाम सम आ जाता है लेवल बाय लेवल का, तो फिर हम वर्टिकली पूरी ट्री की जो हमारे पास जो डिज़ाइन की गई होती है उस रेकरेंस रिलेशन के लिए उसकी कास्ट हम एवेलुएट कर लेते हैं। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास है मास्टर थ्योरम। मास्टर थ्योरम जो है ये हमारे पास फोर्थ मेथड है। फोर्थ मेथड है आपकी रेकरेंस रिलेशन को एनालाइज करने के लिए। क्लियर? अब ये आपके पास इसकी जनरल इक्वेशन है, टी एन इक्वल टू ए टी एन ओवर स्लैश बी एन प्लस एफ ऑफ एन, और ये आपके फाइनल वो है बेस कंडीशन है, यानी कि आप अपने प्रॉब्लम को डिवाइड करते जाएं टिल आपकी बेस कंडीशन आपको ड्राइव ना हो जाए, और उसकी कास्ट जो है वो आपके पास है कांस्टेंट सी। अब यहाँ पे जो a की वैल्यू आप लोगों ने रखनी है, ये क्या शो करता है, a जो है ये आपके पास नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम को वो करता है। अब ये नंबर ऑफ प्रॉब्लम, सब प्रॉब्लम क्या है, हमने जितनी भी तीनों टेक्निक्स पढ़ी हैं, खासकर आप लोगों के पास जो रिकर्जन ट्री है उसमें आपको क्लियर हो जाता है। फॉर एग्जांपल कि अगर आप लोगों के पास है n स्क्वायर टॉप पे, और फिर आप लोग n ओवर 2 पुट कर लेते हो, फिर n ओवर 2 पुट कर लेते हो, 2 सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर लेते हो, तो हम जब इसकी इक्वेशन लिखते हैं तो हम फिर इस फॉर्म में लिख देंगे 2n ओवर 2। अब ये 2 जो है ये आपको क्या शो करेगा, ये आपके टोटल सब प्रॉब्लम को शो करेगा कि कितने सब प्रॉब्लम आप बना रहे हैं, 2, 3, 4, 5 जो भी हो। b जो है ये आपको शो करेगा साइज। फॉर एग्जाम्पल n पर आप डिवाइड करते हैं 3 को, तो आपके b की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 3। अब इस केस में जो मैंने ऊपर इक्वेशन लिखी है इसमें आपके पास b की जो वैल्यू है वो है 2। अब जब b इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, इट मीन कि आप डिवाइड एंड कंकर रूल जो है अप्लाई कर रहे हो, आप अपने गिवन इनपुट को इक्वल साइज में डिवाइड कर रहे हो, इक्वल टू सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर रहे हो। क्लियर? उसके बाद
आप अगर यहाँ पे आपको 3 मिलता है तो इसका मतलब है आपका गिवन इनपुट साइज जो है हम उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, 3 सेपरेट पार्ट्स में हम उसको प्लेस कर रहे हैं। इसी तरह अगर n/4 है तो इट मीन्स आपके जो इनपुट है गिवन वो 4 सेक्शन में डिवाइड हो रहा है। आपके पास नंबर ऑफ इनपुट जो है वो 4 पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं। तो ये A और B, A आपको टोटल ये शो करेगा कि आपका रिकर्सिव फंक्शन जो है, आपका सब प्रॉब्लम जो है वो कितनी बार यूज किया जा रहा है, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। ठीक है, जैसे फिबोनाची सीरीज में था। अब फिबोनाची सीरीज में तो हमारे पास ये डिफरेंट हैं, fn-1 प्लस fn-2, अगर आप लोगों को याद पड़ता जब हमने फाइबो सीरीज को डिस्कस किया था। अब ये दोनों डिफरेंट हैं, यानी इसके लिए आपको बनेगा tn-1 और इसके लिए बनेगा tn-2। तो हम इनको ये नहीं लिख सकते कि 2tn-1 ये होगा इनवैलिड, क्योंकि इनके जो इनपुट साइज है वो वेरी कर रहा है। पहले टी में जो इनपुट साइज है वो आपके पास है n-1 और दूसरे में जो इनपुट साइज आप लोगों के पास आ रहा है वो है n-2। क्लियर? तो इसका मतलब है हम इसको 2 नहीं ले सकते, ये 2 डिफरेंट सब प्रॉब्लम्स हैं। सेम इसमें नहीं है कि जो आपके इनपुट साइज को इक्वली जो है वो डिवाइड कर दें। इसके बाद अब हमें इन 3-4 पॉइंट पे फोकस करने हैं। फर्स्ट 3 पॉइंट कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ ए। वैल्यू ऑफ ए जो है वो आपके पास 1 भी हो सकती है एंड मोर देन 1 भी हो सकती है, बट नॉट लेस देन 1। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग लेते हो ए की वैल्यू, अब अगर आप लेते हो ए की वैल्यू 0, जैसे मैंने यहां पे अभी लिखा 0 लेते हो, योर इक्वेशन विल बी 0। ठीक हो गया। अब अगर आप लोग इसकी वैल्यू लेते हो 1 तो यहां पे आ जाएगा tn/b। व्हाट इट मीन्स, यानी कि जब हमने a की वैल्यू ली 1 तो आपके पास tn बन गया इक्वल टू tn/b प्लस f(n). अब इसका क्या मतलब होगा हमारे पास, कि इसके क्या मीनिंग्स हैं? इसका मीनिंग ये है कि आपका जो सब प्रॉब्लम है वो 1 है, 1 टाइम आपका रिकर्सिव फंक्शन कॉल हो रहा है, यानी कि रिकर्सिव स्टेप के अंदर आपका अपना फंक्शन जो है वो 1 टाइम कॉल किया जा रहा है। अगर होता है यहाँ पे a की वैल्यू 2, लेट कहते हैं a की वैल्यू है 2 और आपकी इक्वेशन बन जाती है tn इक्वल टू 2tn/b प्लस f(n). तो अब इसका मतलब ये होगा कि आपके ये जो रेकरेंस रिलेशन बनी है जिस रिकर्सिव फंक्शन को देखते हुए, उसमें जो रिकर्सिव पार्ट है आपके रिकर्सिव फंक्शन का, उसमें इस फंक्शन को 2 टाइम जो है उसकी कॉलिंग की गई है। तो ये टोटल आपके सब प्रॉब्लम्स को डिफाइन कर रहा है कि कितने बार आपका रिकर्सिव फंक्शन जो है वो कॉल किया जा रहा है। ये टोटल आपके सब प्रॉब्लम को प्रेजेंट करता है। उसके बाद है बी, यानी कि ए के बाद हम फिर बी को डिस्कस करते हैं कि बी क्या होना चाहिए। बी की वैल्यू आप लोग यहाँ पे देखें, बी शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। अब कैसे? अगर आप लोग लेते हैं बी की वैल्यू 1, लेट करते हैं, अगर हम देते हैं बी की वैल्यू 1 तो आपके पास tn इक्वल टू a t n/1 प्लस f(n) हो जाएगा। और अगर आप मजीद इसको सिंप्लीफाई करें तो t(n) प्लस f(n), तो ये इक्वेशन जो है इट इज नॉट रेकरेंस रिलेशन। क्यों नहीं है रेकरेंस रिलेशन? क्योंकि इसमें तो हमारा प्रॉब्लम सब प्रॉब्लम में डिवाइड होता है और यहाँ पे तो शो नहीं हो रहा, यानी कि इनपुट साइज तो आपका वही n रह रहा है। मतलब अगर 10 इनपुट हैं तो अब जैसे आप लोगों ने उसमें पढ़ा, फैक्टोरियल का प्रोग्राम था या फाइबो का आपने प्रोग्राम पढ़ा, इसी तरह पावर के लिए आप लोगों ने किया, तो ईच टाइम जो है वो आपके पास इनपुट साइज क्या होता है, रिड्यूस होता है। और यहाँ पे कोई रिड्यूस का या इस तरह का पार्ट नहीं है कि आपका जो, जैसे अगर हम डिवाइड एंड कॉन्कर की बात करें तो हमारे जो प्रॉब्लम होता है उसका साइज, इनपुट साइज जो है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो अगर आप रखेंगे b को वैल्यू को 2, b की वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं
फिर आपके पास क्या होगा, टी एन इक्वल टू ए टी एन ओवर 2 हो जाएगा। अब इसका क्या मतलब है कि ये आपका एक्चुअल डिवाइड एंड कंक्वर का जो रूल है वो अप्लाई किया जा रहा है, और आपके गिवन प्रॉब्लम की जो रेकरेंस रिलेशन है उसमें आपके जो सब प्रॉब्लम है वो इक्वल साइज के आ रहे हैं। हर सब प्रॉब्लम में इनपुट साइज जो है वो इक्वल है। ठीक हो गया। तो इस तरह बी की वैल्यू जो है आप लोगों ने 2 या 2 से ज्यादा रखनी है, और बाकी तीसरा जो इसका पैरामीटर है वो है सी। सी जो है वो कांस्टेंट कास्ट है। अब इसको 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से इसकी वैल्यू 1 भी हो इससे ज्यादा। वजह रीजन क्या है, क्योंकि आप लोगों ने फाइनली अपनी बेस कंडीशन को भी तो एग्जीक्यूट करना होता है, यानी कि जब रिकर्सिव कॉल का एक एंड भी तो आता है ना, जहां पे बेस कंडीशन जो है वो एग्जीक्यूट की जाती है, तो ये उसकी कास्ट को, उस स्टेप की कास्ट को प्रेजेंट करता है। तो सी जो है आपके पास ये भी इंक्लूड होना चाहिए। अब यहाँ पे फोर्थ पॉइंट, इफ एफ ऑफ एन इज थीटा एन की पावर डी वेयर डी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, देन अब डी हमारे पास क्या होगा, एक तो हमारे पास ये 4 कांस्टेंट हो गए, ठीक है। अब डी जो है ये आपके हाई ऑर्डर टर्म जो होगी ऑफ एफ ऑफ एन, उसकी पावर को शो करेगा, उसकी पावर को शो करेगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल यहां पे लिख रहा हूं, अगर आपके पास एफ ऑफ एन है एन स्क्वायर प्लस 2, तो आपके पास ये हो जाएगा थीटा एन स्क्वायर, और इसके लिए वैल्यू डी की हो जाएगी 2। ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास एफ ऑफ एन है एन लॉग एन, तो इसमें ये आपके पास लो टर्म है, लो ऑर्डर, ये हाई ऑर्डर टर्म है, क्योंकि log n का रिजल्ट जो है वो n की वैल्यू से कम होगा, तो ये हाई है, तो इसके लिए d की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1। तो d जो है वो आप लोगों ने कहां से डिराइव करना है, जो आपका गिवन फंक्शन है, यानी कि अदर देन आपका ये जो रिकर्सिव कॉल है, जिसको ये रिकर्सिव कॉल को शो कर रहा है, इसके अलावा बाकी जितने भी आपके पास टर्म्स हैं, उस टर्म में से जो हाई ऑर्डर टर्म होगी, मतलब एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 2 भी हो सकता है, तो आपने एन स्क्वायर को जो है वो ऐसे ड्राइव करना है, और उसकी जो पावर होगी वो आपके डी की वैल्यू होगी, जैसे इन दोनों एग्जांपल में मैंने शो किया। तीसरी एग्जांपल भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर आपके पास एफ ऑफ एन जो है वो आ जाता है एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 2, और आप लोग इस पे थीटा अप्लाई करते हो, तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाता है एन स्क्वायर, तो आपके पास ये जो होगी वो डी की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर? तो हमारे पास 3 या 4 कांस्टेंट यूज हो रहे हैं। ए क्या शो करेगा कि आपका जो रिकर्सिव कॉल है वो कितने टाइम अकर हुई है, यानी कितने सब प्रॉब्लम, यानी कितने रिकर्सिव फंक्शन आप यूज कर रहे हो विद सेम पार्टीशन। जैसे कि अगर मैंने लिखा था 2 इंटू टी एन ओवर 2, तो इट मीन्स कि आपके पास 2 सब प्रॉब्लम बनेंगे, और दोनों में जो साइज होगा इनपुट का वो इक्वल हो जाएगा। ठीक हो गया। दूसरा कांस्टेंट हमारे पास है बी। बी जो है वो आपके जो गिवन इनपुट साइज होता है, आप जितने प्रॉब्लम बना रहे हैं फॉर एग्जांपल, उसमें इनपुट साइज आप लोग कितना रखना चाहते हैं, इक्वल रखना चाहते हैं तो n डिवाइडेड बाई 2 कर दें, और अगर आप लोग उसको रेशियो 3 की देना चाहते हैं, 3 पार्ट्स में वो करना चाहते हैं, तो आप n डिवाइडेड बाई 3 कर दें। यानी कि इनपुट अगर 10 है तो 10 को इक्वल रखें तो 5 एक साइड पे हो जाएंगे, 5 दूसरे साइड पे हो जाएंगे। इसी तरह अगर आप उसको 3 पे डिवाइड कर देंगे 12 को, तो 4 का पार्ट हो जाएगा। तो ये आपके पास b की वैल्यू है। d जो है वो आपके गिवन फंक्शन में हाई ऑर्डर टर्म जो होगी उसकी पावर को प्रेजेंट करेगा, d की वैल्यू। अब यहाँ पे ये तो इनकी डिस्क्रिप्शन थी कि व्हाट इज ए बी सी एंड डी। अब आप लोगों ने जब भी इसको सॉल्व करना होगा तो पहला स्टेप ये होगा कि आप लोग
ए को फाइंड करें कि व्हाट इज ए आपकी गिवन इसमें, और ए की पोजीशन ये है, ये जिसको मैंने अभी सर्कल किया है, ठीक है। फिर आप लोगों ने फाइंड करना होगा बी, और बी की पोजीशन ये है कि ये डिवीजन जिसको अभी मैंने सर्कल किया, और फिर आप लोगों ने डी को फाइंड करना है, और डी जो आपको मिलेगा वो आपको इस फंक्शन में से मिलेगा, इसकी हायर ऑर्डर टर्म में से मिलेगा, ठीक हो गया। अब जब ये तीनों फाइंड हो जाएं तो फिर सिंपली आप लोगों ने एक फार्मूला सॉल्व करना है कि आप लोगों ने ए को अलहदा रखना है और बी की पावर डी ले लेनी है, बी की पावर डी लेनी है। अब इसके ऊपर आप लोगों ने रिलेशनल ऑपरेटर अप्लाई करना है कि क्या दोनों की वैल्यू इक्वल है, ओके, क्या ए की वैल्यू ग्रेटर है, क्या बी की पावर डी की वैल्यू ग्रेटर है। तीन चॉइसेस हैं आपके पास। अब जो ये फर्स्ट वन है कि अगर ए की वैल्यू बी की पावर डी से कम है तो इसको हम कहते हैं कि हमारा केस नंबर 1 है, केस 1 अप्लाई हो जाएगा। अब केस 1 का जो रिजल्ट होगा ऐसे केस में, आपने ये तो डिसाइड कर लिया कि केस 1 अप्लाई हो रहा है, तो आपका जो गिवन रिजल्ट होगा वो होगा थीटा और एन की पावर डी हो जाएगा। केस 1 का जो रिजल्ट होगा वो आपके पास ये होगा, ये केस 1 का रिजल्ट है। और ये केस 1 का रिजल्ट आप कब लिखोगे, जब ए की वैल्यू बी की पावर डी से कम होगी, और अगर दोनों की वैल्यू कॉमन है, जैसे ये केस 2, इसको हम केस 2 कहते हैं। अब केस 2 कब अप्लाई होगा, यानी कि आपका रिजल्ट जो है केस 2 वाला कब आपको मिलेगा, जब ए की वैल्यू जो है वो बी की पावर डी के इक्वल हो जाएगी। अगर दोनों की वैल्यू कॉमन है तो यू कैन गेट दिस वन वैल्यू, थीटा एन की पावर डी लॉग एन, क्लियर। अब थर्ड केस, केस नंबर 3, अब ये कब अप्लाई होगा, जब आप लोग ए की पावर ए की वैल्यू जो है ग्रेटर देन बी की पावर डी से होगी, यानी ए की वैल्यू जब बी की पावर डी से वैल्यू से ग्रेटर हो जाएगी तो आपका ये थर्ड जो केस है ये अप्लाई हो जाएगा। और थर्ड केस क्या है, एन की पावर लॉग बी ए, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे जिसमें हमने डिफरेंट केसेस को देखना है। प्रोसेस सेम है, एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, उसके बाद फिर हम एग्जांपल स्टार्ट करेंगे, 1 बाय 1 उस एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। और जहां हर स्लाइड के ऊपर मैंने ये जो पूरा एक वो है इसका सोल्यूशन ये भी साथ मैंने प्रेजेंट किया है, जिसका भी मैंने सर्कल किया है, ताकि आपको पिक करने में, अंडरस्टैंड करने में आपको आसानी हो जाए, क्लियर। अच्छा, अब सबसे पहले आप लोगों ने ये करना है कि आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए बी एंड डी। आफ्टर आइडेंटिफिकेशन आप लोगों ने दो इक्वेशन सॉल्व करनी है कि ए की वैल्यू को अलग कर दें और बी की पावर डी फाइंड कर लें। आपको दो वैल्यू मिल जाएंगी। अब दोनों वैल्यू को कंपेयर करें, और कंपैरिजन के लिए हमारे पास 3 कॉमन सिचुएशन है। या तो दोनों वैल्यू एक जैसी हो सकती हैं, इक्वल हो सकती हैं, या आपके एक टर्म की वैल्यू डेट इज ए की वैल्यू ग्रेटर हो सकती है, या आपके पास बी की पावर डी की वैल्यू ग्रेटर हो सकती है। अब अगर ए की वैल्यू कम है बी की पावर डी से तो आप केस 1 अप्लाई कर देंगे, उसका रिजल्ट आप लिख देंगे। और अगर ए की वैल्यू बी की वैल्यू से ग्रेटर है तो केस 3 अप्लाई कर देंगे। अगर दोनों की वैल्यू कॉमन है, सेम आ रही है, तो आप लोग जो है केस 2 अप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास जो था स्मार्ट मास्टर थ्योरम की समरी थी। अब अगर इसकी डेफिनेशन में पढ़ें तो आपको टी एन जो आप फर्स्ट लाइन पे आपको मिल रहा है, लेट टी एन बी ए मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। व्हाट इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन? कि अगर आप लोग, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जब आप एन स्क्वायर यानी कि आप ट्री वाइज अगर आप लोग देखें तो आपके पास रूट नोड पे है n, और हम उसको स्प्लिट कर दें n/2 क्लियर। हम हाफ साइज कर रहे हैं, उसके बाद फिर उसी n/2 को फिर हम वही रूल अप्लाई करते हैं n/2 दूसरे नोड पे भी हम n/2 और ये प्रोसेस कंटिन्यू रखते हैं और सेम ऑर्डर में हम उसको इंक्रीज करते हैं। दिस इज कॉल्ड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। अब ये नहीं होगा कि पहले लेवल पे n/2 हुआ, जैसे अभी मैं लिख रहा हूं,
ये मोनोटोनिकली है कि आपके पास सेम ऑर्डर में ये सेम ऑर्डर में चलते रहेंगे, ठीक है। ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। अब अगर हम इस तरह लिख दें कि एन स्क्वायर, पहले में तो ये n बाई 2 हुआ था और दूसरे में फिर ये n ओवर 2 ओवर 3 होना शुरू हो गया, फिर n ओवर 2 ओवर 5 होना शुरू हो गया। दीज आर नॉट मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। क्लियर? तो मास्टर थ्योरम हम कब अप्लाई करेंगे? जब आपके पास जो रिकर्सिव रिलेशन की जो इक्वेशन है इट शुड बी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, व्हेन यू कैन नॉट अप्लाई मास्टर थ्योरम, दिस वन इज क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारे पास कि हम कब मास्टर थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। इफ यू हैव 3 सिचुएशन देन यू कांट अप्लाई मास्टर थ्योरम। कौन सी 3 सिचुएशन है? फर्स्ट वन, if your recurrence relation is not monotone, for example, अब जैसे साइन है, ये वेरी करते हैं इनकी वैल्यूज। जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सॉल्व करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक का अगर आप लोगों को आइडिया हो कि साइन सीरीज कैसे बनती है और इसकी सीरीज की इवैल्यूएशन थ्रू ग्राफ कैसे होती है, तो आपको क्लियर पता चल जाएगा। सेकंड, एफ एन इज नॉट पॉलिनोमियल, यानी कि टी एन में जो आप लोग एफ एन का पार्ट यूज कर रहे होंगे वो पॉलिनोमियल ना हो, जैसे ये वाला पार्ट, ये आपके पास जो है एक्सपोनेंशियल पार्ट में आ जाता है, इट इज नॉट पॉलिनोमियल पार्ट। तो पॉलिनोमियल आपके पास या तो जैसे एन का हो, एन स्क्वायर हो, एन क्यूब हो, लॉग एन हो, एन लॉग एन हो, तो अब यू कैन से कि एफ एन विल बी पॉलिनोमियल। थर्ड, बी कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज ए कांस्टेंट, जैसे आप b को इग्नोर नहीं कर सकते। अब यहाँ पे b की वैल्यू नहीं है, b का वो यूज ही नहीं हो रहा, तो हम ऐसे केस में भी हम जो है मास्टर थ्योरम जो है अप्लाई नहीं कर सकते। तो हमारे पास 3 सिचुएशन है जब हम मास्टर थ्योरम अप्लाई नहीं करेंगे। अगर आपकी रेकरेंस रिलेशन जो है इट इज नॉट मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, सेकेंड योर फंक्शन एफ एन जो है इट इज नॉट पॉलिनोमियल, ठीक है। थर्ड, आपके पास b जो है वो कांस्टेंट है और हम उसको यूज नहीं कर रहे आपके रेकरेंस रिलेशन के अंदर, तो आप ऐसे केस में मास्टर थ्योरम जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। और मास्टर थ्योरम जो है आपके पास आपकी रेकरेंस रिलेशन को सॉल्व नहीं करता, बल्कि आपको उसका रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो फाइंड करके दे देता है अपने स्पेसिफिक 3 केसेस के थ्रू, ठीक है। अब डज द बेस रिमेन ए कंसर्न, क्या हमारे पास अभी तक बेस केस जो है वो एक इश्यू है जिसको हमने फर्दर डिस्कस करना है। अब इसमें जो आपके पास बेस कंडीशन है वो आपके वही फाइनल जो अभी हमने पिछली स्लाइड में आप लोग देखें, हम एक कांस्टेंट ले लेते हैं जिसको हम बाद में यहाँ पे काउंट भी नहीं करते। अब मास्टर थ्योरम में देखें आप लोग, ये तीनों केसेस में आपके पास जो सी का यूज है वो नहीं किया गया, ठीक है। तो ये हमारे पास बेस कंडीशन की कास्ट है जिसको इग्नोर किया गया। अब हमारे पास है एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 में आपके पास जो रेकरेंस रिलेशन है गिवन वो ये है जिसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है। अब ये पार्ट आपका जो है ये फर्स्ट पार्ट, ठीक हो गया, और ये सेकंड पार्ट है जिसको आप लोग एज ए एफ ऑफ एन भी काउंट करोगे, ठीक हो गया। अब इसमें हमारे पास a की वैल्यू क्या है? 1। कैसे? आपको यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट नजर नहीं आ रहा, t ऑफ n ओवर 2 का कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो इट विल बी 1 बिकॉज इट कैन नॉट बी 0। ये हमने फर्स्ट स्लाइड में पढ़ लिया था कि a की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या होनी चाहिए? 1। अब इसके बाद b की वैल्यू, व्हाट इज b वैल्यू? b की वैल्यू आपको ये जो इनपुट साइज की डिवीजन है उससे आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे b की वैल्यू 2 यूज की रही, तो आपको b इक्वल टू 2। व्हाट इज वैल्यू ऑफ d? d जो है अब आप देखें इसमें हायर जो आपका गिवन फंक्शन है 1 ओवर 2 और n स्क्वायर प्लस n, तो इसमें हाई ऑर्डर टर्म आपके पास ये है n स्क्वायर। इस कोएफिशिएंट को भी खत्म कर दें तो ये आपकी वैल्यू जो है वो d की हो जाएगी। तो d हमने कहां से लेना होगा? तो आपके पास जो गिवन fn है, fn
फंक्शन आपको जो गिवन है उसमें जो हाई ऑर्डर टर्म है उसकी पावर को आप लोग एज ए डी जो है वो काउंट करोगे। फिर मैंने कहा था कि आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए बी एंड डी यू हैव टू सॉल्व या यू हैव टू कंपेयर द वैल्यू ऑफ टू टर्म्स। विच वन टर्म? वैल्यू ऑफ ए एंड वैल्यू ऑफ बी रेज़्ड टू पावर डी। आप लोग देख लें यहाँ पे a जो है वो 1 है और b की पावर d जो है 2 की पावर 2 इट विल बी 4। अब a की वैल्यू जो है इट इज लेस देन वैल्यू ऑफ b रेज़्ड टू पावर d बिकॉज इट इज 1 एंड इट इज 4, 1 लेस देन 4। सो विच वन केस शुड बी अप्लाई हेयर? केस नंबर 1। और केस नंबर 1 आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, दिस वन इज केस नंबर 1, ये जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं। अब इसका आंसर क्या होगा? आपके पास टी एन, रिमेंबर थीटा एन की पावर डी, ये वाली इक्वेशन हमने यहाँ पे ले ली और फिर आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा? थीटा, और डी की पावर आप यहाँ पे लगा दें कि बिकॉज डी की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर लें तो आपके पास हो जाएगा एन स्क्वायर। तो इसका आंसर जो होगा आपके पास थीटा एन स्क्वायर। ये आपकी फर्स्ट रिलेशन, फर्स्ट एग्जांपल हो गई। अब सेकंड एग्जांपल हमारे पास है, इसमें जो आपके पास रेकरेंस रिलेशन है वो दिस वन, जिसको मैंने अंडरलाइन किया। ये वाला पार्ट जो है जो आपका रिकर्सिव पार्ट कहलाता है और ये जो पार्ट है ये आप लोगों का एफ एन पार्ट है, एफ एन। अब रिकर्सिव पार्ट में आपको a और b की वैल्यू को रिट्रीव करने हैं। तो a की वैल्यू आपके पास ये जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं और ये b की वैल्यू हो गई 4, 2 एंड b की वैल्यू जो है वो 4 हो गई। क्लियर? उसके बाद d की वैल्यू, अब d में आपके पास जो है दो टर्म है f ऑफ n में 42। अब आप ये कह सकते हो कि n की पावर जो है 1/2 है प्लस 42 है। और अब आप लोग अगर इसका हायर ऑर्डर टर्म निकाल लें तो वो आपके पास बनता है ये जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं और इसकी पावर है 1/2, तो d की वैल्यू हो जाएगी 1/2। क्लियर? तो d आपको f ऑफ n से मिल जाएगा। अब इसमें हमने सॉल्व करना है। a तो हमारे पास हो गया 2 और b की पावर d जो है वो हो जाएगा, b आपके पास है 4, इसकी पावर हो गई 1/2। इसको फर्दर सॉल्व करें 2 × 1/2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो b की पावर d जो है इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2। अब आप लोगों ने क्या करना है? इनको इक्वेट करना है। अब यहाँ पे देखें b की पावर d की वैल्यू भी 2 है और a की वैल्यू भी 2 है, तो दोनों पे कौन सा ऑपरेटर अप्लाई हो गया? इक्वालिटी का, दोनों की वैल्यू इक्वल है। तो ऐसे केस में, ऐसी सिचुएशन में हम विच टाइप ऑफ केस शुड बी अप्लाई? केस नंबर 2। अब केस नंबर 2 क्या है हमारे पास वो आप देख लें। ये आपके पास केस नंबर 2 है, ये जिसको मैंने सर्कल किया। अब यहाँ पे a की वैल्यू b की पावर d की वैल्यू के बराबर आ रही है तो केस 2 अप्लाई हो गया। अब यहाँ पे इसका रिजल्ट ये वाला आप लोग लिखेंगे, ठीक हो गया। अब थीटा n की पावर d log n, d क्या है हमारे पास? d की वैल्यू क्या है? ये आप दोबारा इसको लिखें इक्वेशन को, n की पावर 1/2 इंटू लॉग आपके पास क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। आप लोगों ने लॉग का एक फार्मूला मैंने कुछ आपको पहले भी बताए थे, दोबारा भी मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि आपके पास होता है कि log m/n हो तो log m माइनस log n बनता है, और अगर आपके पास हो log m × n हो तो आपके पास बनता है log m प्लस log n। और अगर ये केस हो कि m log n हो फिर क्या होगा? फिर आप लोगों के पास हो जाएगा कि आपके पास log n की पावर m हो जाएगी।
यानी कि जो log से मल्टीप्लाई हो रहा होगा log की वैल्यू से, वो उसके log का जो मेन पार्ट होगा, नंबर होगा, उसकी वो पावर बन जाएगा। और यही केस यहाँ पे भी हुआ है। तो आपके पास log ये n की पावर ये हो गया, ठीक है, n। और आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो n इसकी पावर 1 इंटू आपके पास n हो जाएगा। और आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आपको log n अंडरस्कोर n, क्योंकि ये इसकी पावर 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये इसका यहाँ पे पार्ट इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। फार्मूले को आप वो देख लें दोबारा, यानी कि यही फार्मूला अप्लाई होगा जिसको मैं ये सर्कल कर रहा हूँ। आप इसको दोबारा आप लोग इसके अपेंडिक्स में चेक करके ना उसी के मुताबिक आप लोग ये जो रिजल्ट है दोबारा राइट कर लें, ठीक है। अब एग्जांपल नंबर 3, अब एग्जांपल 3 में ये आपके पास रेकरेंस रिलेशन है गिवन, ठीक है। इसमें ये जो पार्ट है जिसको अभी मैं सर्कल कर रहा हूँ इसको रिकर्सिव पार्ट कहते हैं, और ये जो पार्ट है इसको हम एज ए एफ ऑफ n काउंट कर लेते हैं, और वो हमारे पास है 3/4 n+1। अब a की वैल्यू 3 वो आपको यहाँ से रिट्रीव हो जाएगी, जहाँ से सर्कल से मैंने वो ड्रा कर दिया। व्हाट इज वैल्यू ऑफ b, ये आपके पास ये 2 हो गया b, और d की वैल्यू क्या होगी 1, बिकॉज हाई ऑर्डर टर्म जो है वो 3/4 इंटू n है और n की पावर 1 है, तो d आपका यहाँ पे जो वैल्यू आपको मिलेगी वो 1 होगी। नेक्स्ट स्टेप में हमें इनको सॉल्व करना है। a की वैल्यू 3 है और b की पावर d जो है, अब b है 2 और इसकी पावर जो है वो है 1, तो ये हो जाएगा 2। अब सिचुएशन क्या है आपके पास, 3 ग्रेटर देन 2⁻1, तो इट मीन्स केस 3 अप्लाई, केस 3 आपको अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि a की वैल्यू जो है वो b⁻d से ज्यादा हो गई है। अब केस 3 क्या है ये देखें आप लोग, ये आपके पास है केस नंबर 3 जिसका हम अप्लाई कर रहे हैं। अब आप लोग यहाँ पे रिजल्ट लिखें, देखें ये रिजल्ट स्टार्ट हो रहा है। अब इसका रिजल्ट, ये इक्वेशन हमने यहाँ पे लिखी, थीटा n log ba, थीटा n log b की वैल्यू हमारे पास 2 है और a की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 3। हम इनको पुट कर लेंगे, और अगर आप एल्गोरिथमिक टेबल में देखें तो log बेस 2 जो है 3 की वैल्यू जो है वो अप्रॉक्सीमेट होती है 1.58। जब आप लॉगरिथमिक टेबल से देखेंगे, जो लॉगरिथमिक टेबल होता है log बेस 2 को चेक करते हैं किसी वैल्यू के साथ, तो उधर आपको वैल्यू मिलेगी अप्रॉक्सीमेट 1.584 ये होगी, तो आपको 7 डिजिट तक, लेकिन यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन के लिए उसको राउंड कर दिया गया है। अब इस वैल्यू को आप पुट कर दें इस जगह पे, ठीक हो गया, जिसको अभी मैंने सर्कल कर दिया और टिक मार्क भी कर दिया है, तो ये आपका जो है फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। तो अब ऐसे केस में आपको लॉगरिथमिक टेबल की जरूरत पड़ेगी जिसमें आप कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है वहां पे देख सकते हैं, लेकिन यहां तक भी अगर आप लोग रिजल्ट राइट कर लेते हो, इट्स ओके, ये इट कैन बी कंसीडर राइट ना। आप फर्दर अगर लॉगरिथमिक टेबल आपके पास अवेलेबल नहीं है तो यहाँ तक अभी आपका आंसर जो है वो राइट है, बिकॉज यू आर अप्लाइंग प्रॉपर केस टू सॉल्व मास्टर रेकरेंस रिलेशन थ्रू मास्टर थ्योरम। नेक्स्ट एग्जांपल 4, यहाँ पे एग्जांपल 4 में आपके पास जो रिलेशन है रेकरेंस रिलेशन वो ये है। इसमें ये जो है पार्ट रिकर्सिव पार्ट है और ये जो पार्ट आपको नजर आ रहा है ये आपका f ऑफ n है, इट मीन n log n। व्हाट इज वैल्यू ऑफ a 2, व्हाट इज वैल्यू ऑफ b 2 एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ d 1। कैसे 1, आपके पास है कि अब देख लें आप लोग n इंटू लॉग n में हाई ऑर्डर टर्म जो है वो आपके पास ये है n और इसकी पावर जो है वो 1 है, तो हम इसलिए इसकी जो वैल्यू है d की वो 1 ले लेंगे। अब इसके बाद इसको सॉल्व करें, ये आपके पास हो गया a और ये जो वैल्यू है ये b रेज़ टू पावर d की वैल्यू है, b रेज़ टू पावर d की वैल्यू है।
तो अब इसको सॉल्व करें, दोनों सेम आ गए, तो कौन सा केस अप्लाई होना चाहिए? केस नंबर 2, केस 2 शुड बी अप्लाई। और अब इसका यहाँ पे ये इक्वेशन ले लें, ये जो है केस 2 की, और इसमें आप d की वैल्यू पुट कर दें तो आपके पास आंसर जो है n log n आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, आपके पास जो रेकरेंस रिलेशन है वो tn इंटू टी एन ओवर 3n log n है। ठीक हो गया। अब इस केस में आप लोगों के पास a फिलहाल यहाँ पे गिवन नहीं है, तो हम इसको 1 लेंगे। ये आपकी b की वैल्यू है, ये देख लें a और b 3 और d की वैल्यू 1, बिकॉज कि ये आपके पास कौन सा पार्ट है? f ऑफ n है, और f ऑफ n में हम लोगों ने इसकी हाई ऑर्डर टर्म से वैल्यू d है वो रिट्रीव कर लेनी है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? आपने सॉल्व करना है कि a की वैल्यू जो है वो 1 है, और b रेज़ टू पावर d जो है वो आपके पास हो जाती है 3 की पावर 1 3। तो अब केस क्या बनेगा कि a की वैल्यू लेस है b रेज़ टू पावर d से, यानी कि 1 लेस देन है 3 रेज़ टू पावर 1, सो केस 1 शुड बी अप्लाई। ये केस 1 है। और अब हमारे पास केस 1 क्या है? ये जिसको मैं अभी सर्कल कर रहा हूँ, ये आपके पास केस 1 है। अब इस इक्वेशन को आप इसके रिजल्ट में लिख दें, थीटा n की पावर d, और हमारे पास n की वैल्यू है 1, तो ये हो जाएगा थीटा n। इसका रिजल्ट जो आ जाए वो थीटा n है। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 6, इसमें जो आपके पास रेकरेंस रिलेशन है वो दिस वन, यहाँ पे ये जो पार्ट है फिर रिकर्सिव पार्ट है, और ये जो आपका है फंक्शन है f ऑफ n इक्वल टू n हो गया। राइट। अब इसमें a की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 4, b की वैल्यू 2, 4 2, एंड व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ d? d की वैल्यू क्या होनी चाहिए? वो आपको इस फंक्शन की हाई ऑर्डर टर्म से मिल जाएगी, और यो यहाँ पे है 1, तो आप चेक करें, इट विल बी 1। क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा होना चाहिए कि a की वैल्यू हमारे पास 4 है, और b रेज़ टू पावर d जो है इसकी वैल्यू हो रही है 2 रेज़ टू पावर 1 इक्वल टू 2, सो 4 ग्रेटर देन 2। तो कौन सा केस अप्लाई होना चाहिए? केस नंबर 3, केस 3 शुड बी अप्लाई। और केस 3 हमारे पास क्या है? वो आपके पास है दिस वन, जिसको मैंने सर्कल किया है। ये आपका केस नंबर 3 है। इसकी इक्वेशन आप बाहर ले लें, log ba। अब b की वैल्यू 2 है, ये b हो गया, और a की वैल्यू जो है वो 4 है, वो हमने 4 ड्राइव कर लिया। अब जब आप इसको लॉगरिथमिक टेबल से देखेंगे तो आपको इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिल जाएगी, और उसी वैल्यू को आप यहाँ पुट कर देंगे, तो ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट इज एग्जांपल 7। इस 7 एग्जांपल में आप लोगों के पास फिर एक रेकरेंस रिलेशन है, और ये उसका रिकर्सिव पार्ट है फर्स्ट वन, और सेकंड जो है ये आपका फंक्शन है f ऑफ n इक्वल टू n स्क्वायर। अब लोग पहले आप खुद इसको राइट कर लें क्विक इससे कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a b एंड d। आप राइट करें एंड देन सी हियर, वैल्यू ऑफ a इज 8, वैल्यू ऑफ b इज 2, एंड वैल्यू ऑफ d इज आल्सो 2। कैसे आपको पता चला आल्सो 2 है? ये n की पावर 2 से, और हाई ऑर्डर टर्म इसकी एक ही है, तो ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी d। अब यहाँ पे आप लोगों ने सॉल्व करना है कि a की वैल्यू तो है 8, और b की पावर d की जो वैल्यू बन रही है 2 की पावर 2, इट इज 4, ये 4 बन रही है, तो a की वैल्यू ग्रेटर हो गई b की पावर d से, क्योंकि ये 8 है और ये आपके पास जो है वो 4 है। तो अब आपके पास केस नंबर 3 अप्लाई हो रहा है, ये यहाँ पे आप व्यू कर सकते हैं, और केस नंबर 3 हमारे पास क्या है? दिस वन केस नंबर 3। अब आप लोग इसको अप्लाई कर दें, ये इक्वेशन यहाँ पे ले आए, log b8, और log b की वैल्यू 2 है, और ये b हो गया, और जो 8 है ये a की वैल्यू है जो हमने यहाँ पे राइट कर दी है,
अब लॉगरिथमिक टेबल में अगर आप लोग रिजल्ट देखेंगे तो आपको log 2 8 का रिजल्ट मिलेगा 1.784 और यहीं पे आप इसको राइट कर दें तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो मास्टर थ्योरम के थ्रू हमने इसको भी सॉल्व किया। नेक्स्ट इज एग्जांपल 8। एग्जांपल 8 में फिर आपके पास एक रेकरेंस रिलेशन है n/3 प्लस n क्यूब। अब आप लोगों ने इसका जो फर्स्ट पार्ट है ये रिकर्सिव पार्ट है और ये आप लोगों का जो पार्ट है ये आपका f ऑफ n है। f ऑफ n इक्वल टू n क्यूब। क्लियर? अब आप लोग ने जल्दी से इसकी वैल्यू लिखनी है। a की वैल्यू क्या आएगी, b की वैल्यू क्या आएगी या d की। जस्ट थिंक या राइट नोट। और अब हम इसको डिस्कस कर रहे हैं कि a की वैल्यू क्या होनी चाहिए। a की वैल्यू विल बी 9, वैल्यू ऑफ b विल बी 3, वैल्यू ऑफ d विल बी आल्सो 3। क्लियर? ये हाई ऑर्डर टर्म है और इधर से आप लोगों को d की वैल्यू मिल गई। अब आप लोगों ने a की वैल्यू 9 है और b की पावर d जो है 3 की पावर 3 लेना है, ये हो जाएगा 9। तो अब a और b की पावर d इक्वल है, सो विच वन केस शुड बी अप्लाई? केस नंबर 2। केस नंबर 2 शुड बी अप्लाई। क्लियर? अब केस नंबर 2 आपके पास क्या है, ये जिसको मैं अभी सर्कल कर रहा हूं, ये आपके पास केस नंबर 2 है। इसकी ये इक्वेशन आप बाहर निकाल लें केस 2 की। अब यहाँ पे हमने पुट कर दिया b की वैल्यू, t की, और उसके बाद जो है आपकी ये जो है जिसको मैंने सर्कल किया ये आपका एक्चुअल रिजल्ट बन गया आफ्टर पुटिंग वैल्यू ऑफ d। ओके, नेक्स्ट इज एग्जांपल 9। हियर यू हैव रेकरेंस रिलेशन दिस वन, जिसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है। इसमें आपके पास जो रिकर्सिव पार्ट है जिसको मैंने अभी सर्कल कर लिया, और ये आपका जो है ये फंक्शन है f ऑफ n। अब ये चूंकि कांस्टेंट है, अब यहाँ पे पहले आप लोग लिख लें a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, b की वैल्यू इस एग्जांपल के लिए क्या होनी चाहिए और d की। अब यहाँ पे बिकॉज दिस वन रिकर्सिव पार्ट हैव नो कोएफिशिएंट, सो इट्स वैल्यू विल बी 1। अब ये 1 होगा a की वैल्यू, एंड b की वैल्यू क्या होनी चाहिए 2, बिकॉज इनपुट साइज जो है वो 2 पे डिवाइड हो रहा है, 2 उस पे डिवाइड हो रहे हैं इनपुट साइज पे, आप लोग यहाँ पे व्यू कर सकते हैं। एंड व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ d, बिकॉज यू हैव ओनली कांस्टेंट हेयर, सो व्हेन यू अप्लाई बिगो हाई ऑर्डर टर्म जो है इसकी फाइंड करोगे तो वो है नहीं हमारे पास कोई n टर्म, तो ये हो जाएगी कांस्टेंट, दैट इज हम कह सकते हैं कि इसकी 0 कास्ट है। तो आपके पास वैल्यू जो होगी d की वो क्या हो जाएगी 0। क्लियर? उसके बाद अब यहाँ पे आप लोग a की वैल्यू को सेपरेट कर दें, b की पावर d को भी अलग सॉल्व कर लें, तो ये हो जाएगा 2⁻0 इक्वल टू 1। सो कौन सा केस अप्लाई होना चाहिए? सेकंड, बिकॉज a की वैल्यू भी 1 है और b रेज टू पावर जो d है यानी कि 2⁻0 उसकी वैल्यू भी 1 आ रही है, तो आपके पास ये केस 2 जो है ये अप्लाई हो जाएगा। अब जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन आप लोग यहाँ से ड्राइव कर लें। आपके पास जो मास्टर थ्योरम की केस नंबर 2 है उसकी वैल्यू ले लें। अब इस d की वैल्यू को आप 0 पुट कर लें और ये 1 हो जाएगा और आपके पास जो रिजल्ट है वो log n हो जाएगा। तो इस इक्वेशन का जो रिजल्ट आपके पास है वो log n है इस रेकरेंस रिलेशन का। अब ये यहाँ तक जो एग्जांपल 9 तक हमने डिस्कशन किया है, इट वाज ऑल अबाउट मास्टर थ्योरम। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं और उस एग्जांपल को हमने चारों मेथड से सॉल्व करना है। इटरेटिव मेथड से हम आप उसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप लोगों ने उसको कैसे अटेम्प्ट करना है, रिकर्जन ट्री कैसे यूज करनी है, एंड देन अप्लाई मास्टर थ्योरम। तो चारों मेथड से हमने उसका रिजल्ट जो है वो फाइंड करना है। ये आपकी गिवन रेकरेंस रिलेशन है, ये उसकी कंडीशन है आपके पास कि अगर n की वैल्यू लेस देन 2 होगी तो कांस्टेंट b हो गया, और आपके पास ये एक्चुअल रिकर्सिव रिलेशन है जो रिकर्सिवली कॉल हो रही है। ठीक है? अब इसमें ये जो पार्ट है इसका ये रिकर्सिव पार्ट है,
और ये जो पार्ट है आपका ये कहलाएगा एफ ऑफ एन। ये होगा आपके पास एफ ऑफ एन। सबसे पहले इटरेटिव मेथड। इटरेटिव मेथड में मैंने आपको आज लेक्चर के स्टार्ट में भी बताया था कि आपकी जो गिवन होगी कंडीशन आप उसको एज ए वन कंसीडर कर लेंगे, जो भी रिलेशन आपको गिवन होगी रिकर्सिव पार्ट की। ठीक है, रेकरेंस रिलेशन के दो पार्ट हैं, बेस कंडीशन एंड रिकर्सिव सेक्शन जो होता है, यानी रिकर्सिव कंडीशन। आप वो पार्ट अलग कर लें, इक्वेशन नंबर 1 उसको आप पॉइंट कर दें। उसके बाद आप देखें कि इसमें आपको n किसके साथ रिप्लेस करना है। आपको n जो रिप्लेस करना है वो n/2 के साथ। तो n इक्वल टू n/2 आप पुट करोगे इन इक्वेशन 1। आप इसको पुट कर दें तो ये आपके पास हो जाएगा Tn/2 इक्वल टू 2। ये आपके पास हो जाएगा T इंटू n/4 और ये आपके पास जो हो जाएगा प्लस Bn/2। ये इक्वेशन हो जाएगी। अब जब हमने ये इक्वेशन लिख दी, लेट करते हैं आप इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब पुट वैल्यू ऑफ T ऑफ n/2 इन इक्वेशन 1 में आप इसको पुट कर दें। किस जगह पे आप लोगों ने पुट करना है, ये जिसको मैं अभी अंडरलाइन कर रहा हूं, आप इस जगह पे इसको पुट कर दें। जब आप इधर पुट करेंगे तो आपके पास बन जाएगा 2 इंटू 2 T ऑफ n/2 भी लिख सकते हैं 4 को, और प्लस Bn/2, ये इक्वेशन खत्म, और प्लस Bn आपका इसका अपना हो जाएगा। और ये इक्वेशन आपकी यहाँ पे जिससे मैंने एरो ड्रा कर दिया है, ये दोनों इक्वेशन सेम है। ठीक है, अब इसके बाद ये सिंप्लीफाई हो चुकी है। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट इसमें आप लोगों ने n को रिप्लेस करना है n/4 से, जो आपको इसी इक्वेशन से मिलेगा। अब इस इक्वेशन को भी आप एक लेबल दे देंगे, फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन आपके पास है इक्वेशन नंबर 3। अब आप इक्वेशन नंबर 1 में नो पुट n इक्वल टू n/4 इन इक्वेशन नंबर 1। तो जब आप इक्वेशन नंबर 1 में n इक्वल टू n/4 पुट करेंगे तो आपके पास हो जाएगा Tn/4 इक्वल टू 2Tn/8 और आपके पास हो जाएगा प्लस Bn/4। ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 2n⁻2�3 और प्लस Bn/2 की पावर 2, ये इक्वेशन सॉल्व हो गई। अब आप इसको कहाँ पे पुट करेंगे, ये जो आपको यहाँ पे रिजल्ट बनेगा इस इक्वेशन का, आप उसमें अंदर पुट कर देंगे और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा टिल योर बेस कंडीशन कम्स। जब तक आपकी बेस कंडीशन नहीं आती उस वक्त ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा और फाइनल जो आपके पास nth वो बनेगा वो होगा दिस वन। आप इक्वेशन को जनरल करते रहें, पुटिंग करते रहें, इक्वेशन को जनरल करते रहें और फाइनली आपको ये डिराइव्ड हो जाएगी। अब नोट दैट बेस जो है वो आपके पास ये था, केस अकर्स व्हेन 2⁻i इक्वल टू n, दैट इज i log n आपके पास जो है वो इसका आंसर है। तो Bn log n, ये log n किसकी वजह से आया, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है, log n तो आएगा और ये आपके पास n इटरेशन एक्स्ट्रा परफॉर्म हो रही है। मे बी ये आपके सब प्रॉब्लम्स के जो रिजल्ट हैं उनको मर्ज करने के लिए हो रहा हो रिवर्स पे, तो ये आपके पास जो है n log n इसका रिजल्ट आ गया है। क्लियर, ये तो था आपके पास इटरेटिव सब्स्टिट्यूशन मेथड ना। अब उसके बाद है नेक्स्ट रिकर्सिव ट्री। अब रिकर्सिव ट्री में देखें आप लोग ये स्टार्ट लेंगे, इसकी हाई ऑर्डर टर्म क्या है n, आप लोगों ने ले लिया। ठीक है, n के बाद आप लोगों ने इसको n/2 ले लेना है
और फिर ये आपके पास हो जाएगा n बाई 2 रेज़ टू पावर 2, n बाई 2 रेज़ टू पावर 2 हो जाएगा, n और 2 रेज़ टू पावर 2, n ओवर 2 रेज़ टू पावर 2, एंड दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू, ये कंटिन्यू रहेगा। अब लेफ्ट साइड पे देखें आप लोगों को 3 कॉलम नजर आ रहे हैं। पहला कॉलम आपको बता रहा है डेप्थ, आपके ट्री की डेप्थ क्या है। फर्स्ट रूट जो होगा ये लेवल 0, ये आपके पास डेप्थ 1, ये एंड पे जो होगा ये आपके पास जो है i, फाइनल आपका जो होगा डेप्थ वो i हो जाएगा। अब हर एक पे हमने वो बताने हैं कि कितने नोड्स हैं, कितने आपके पास वो हैं। लेवल 1 पे 1 है, ये सेकंड कॉलम आप देखें टीज का, इसमें 2 ट्री बनी, इसमें 2 रेज़ टू पावर i ट्री बनी, तो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। तो ये आपको बताएगा कि हर नोड के ऊपर कितने ट्रीज बन रही हैं, तो हर ट्री आपके एक सब प्रॉब्लम को जो है रेफर कर रही होगी, ठीक है। और उसके बाद टोटल आप इसका साइज देखोगे कि इसमें हर जो ट्री है उसका साइज कितना ऑक्युपाई हो रहा है। अब जैसे देखें ये फर्स्ट थी, इसका साइज n से स्टार्ट हुआ, यानी कि टोटल प्रॉब्लम का साइज आपके पास n है। जब आप लोग लेवल 1 पे पहुंचे, ये जिसको मैं टिक मार्क कर रहा हूँ, इस लेवल पे आप लोग पहुंचे हैं, तो इसमें हर नोड का जो साइज था वो n ओवर 2 था। वो मैंने इस नोड के ऊपर राइट भी किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और जब आप उससे नेक्स्ट लेवल पे पहुंचेंगे i लेवल पे, तो उसके नोड का जो वो हो जाएगा इनपुट साइज होगा वो n ओवर 2 रेज़ टू पावर i हो जाएगा। तो 3 कॉलम है, पहला आपको ये बताता है कि आपकी ट्री कितने डेप्थ तक जा रही है, लेवल तक जा रही है। टीज आपको बताते हैं कि हर लेवल के ऊपर कितने आपके ट्रीज बन रहे हैं। फर्स्ट लेवल से स्टार्ट करेंगे तो आपका 1 ट्री बनेगा, और फिर आपका इनपुट साइज देखा जाता है। और ये फार्मूले हमने लास्ट टाइम जब हमने रिकर्शन ट्री पढ़ी थी, तो उसमें मैंने आपको एक स्लाइड शो की थी जिसमें वो फार्मूले लिखे हुए थे। वो एक्चुअली यही फार्मूले हैं जो आपको कैलकुलेट करते हैं इनकी वैल्यूज को, कौन कौन सी डेप्थ, ट्रीज एंड देन इट्स साइज, क्लियर। और फिर आप आप टाइम को ऐड करते रहें कांस्टेंट हर एक का। ये देखें हर लेवल पे काउंट हो गया, और फिर इनको ऐड कर दें। और log n इसलिए आ गया है कि आपका प्रॉब्लम डिवाइड हो रहा है, और ये बाकी आपके पास जो है b का कांस्टेंट साइज आ गया। तो आप इनको जमा करेंगे b प्लस इस तरह bn प्लस bn प्लस bn, और फिर आप b को कॉमन n प्लस n एंड सो ऑन, और आपके पास ये जो है bn टोटल साइज आपके पास इंक्लूड हो जाएगा। और यही n यहाँ पे लगा हुआ भी है, देखें आप लोग, ये आपके पास इंक्लूड हो गया, क्लियर। ये रिकर्जन ट्री मेथड था। उसके बाद है गेस्ट एंड टेस्ट मेथड। आपके पास यही है कि आप लोग जो है सब्स्टिट्यूशन का जो हमने वो पढ़ा था कि हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे, देख लें आप लोग। गेस्ट एंड टेस्ट मेथड में क्या करेंगे, सबसे पहले आपको मैंने ये बताया था कि ये जो tn है, ये जैसे देखें ये log n अब है, इस पे आप को अप्लाई करें n log n, तो आपको ये n log n आ जाएगा, और यही आपका गैस है स्टार्ट। उसके बाद हमने इसको वेरीफाई करना है, तो हमने fn विगो नोटेशन यूज करनी है, लेस देन आर इक्वल टू c g ऑफ n, और ये आपके पास ये g ऑफ n है जो हमें इक्वेशन से मिला, आई एडर टर्म ग्रोथ जिसके अब वो करना है। और इसके बाद आप लोग फिर इसको पुट कर देंगे, ठीक है। अब पुट करेंगे तो आपके पास जो है cn log n, और इसको आप सिंप्लीफाई करना शुरू कर दें। जब आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, और ये प्रोसेस हम रिपीट लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं, हम कैसे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देन कंक्लूड जो होता है हमारा रिजल्ट को हमने कंक्लूड करना होता है, उसके लिए हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। अब यहाँ पे इसका रिजल्ट जो आ गया n log n, तो ये थर्ड मेथड से जो है हमें भी फिर रिजल्ट मिल गया। अब इसके बाद जो है ये उसकी एक सेकंड अप्रोच है, इसको आप लोग खुद अटेम्प्ट करें, यही सेम फॉर्मेट है। यहाँ पे गैस कर दिया गया है log 2n, क्या ये वैलिड है या नहीं, ये फिर आप लोगों का सिंप्लीफिकेशन के बाद आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। इन जनरल टू यूज दिस मेथड यू नीड टू हैव गुड गैस, यू नीड टू बी गुड एट इंडक्शन प्रूफ। तो अब वही बात हो गई कि पिछले इसमें हमारा गैस जो था वो हमें उतना एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दे रहा था, इसी के पिछले स्टेप में
यानी इस एग्जांपल को जो हमने पहले इसमें अटेम्प्ट किया उसमें हमें उतना रिजल्ट नहीं मिला जितना बेस्ट रिजल्ट हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ से एक चीज़ ये काम आती है कि आपको जब भी ये मेथड आपने गैस और मैथमेटिकल इंडक्शन वाला यानी सब्स्टिट्यूशन का वो करना है तो फिर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आपका बेटर गैस होना चाहिए और आपको एक्सपर्ट होना चाहिए मैथमेटिकल इंडक्शन रूल में। क्लियर। और इस एग्जांपल को हम सॉल्व कर रहे हैं मास्टर थ्योरम से। तो ये तो आज हमने इसकी काफ़ी एग्जांपल भी सॉल्व की हैं मास्टर थ्योरम की, तो आपको आइडिया पिक हो चुका होगा। यहाँ पे ए की वैल्यू यहाँ से ड्राइव्ड हो गई, ये आपके पास बी की वैल्यू है और ये एन की वैल्यू है 1, ये यहाँ पे ड्राइव हो गई। अब ए की वैल्यू 2 है, बी की पावर डी की वैल्यू 2 की पावर 1 है, 1 आ जाएगा। तो ए ये दोनों इक्वल हो गए तो आपके पास केस नंबर 2 अप्लाई हो जाएगा और केस 2 को आप अप्लाई करेंगे तो इधर आप सॉल्व करें तो ये आपके पास थीटा एन लॉग जो बकिया 3 हमने पहले प्रोसेस किए हैं, तीनों मेथड अप्लाई किए हैं, उनमें भी यही रिजल्ट आ रहा है और हमें यहाँ पे भी यही रिट्रीव हो रहा है। एंड दिस वाज द एंड ऑफ आवर लेक्चर नंबर 11। एंड अब मैं आपको ब्रीफ समरी बताऊंगा कि इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा। इस लेक्चर में हमारा जो मेन फोकस था वो था कि हम एक रेकरेंस रिलेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जितने भी 4 अवेलेबल मेथड्स हैं जिसमें इटरेटिव सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया और रिकर्जन ट्री है और मास्टर थ्योरम है, उनमें से हमने जो है लास्ट वाला मेथड मास्टर थ्योरम को डिस्कस किया। मास्टर थ्योरम जो है इसके लिए कुछ यानी कि आपके पास एक प्रॉपर जो सिंटैक्स जो अभी आपको यहाँ पे स्लाइड पे नज़र आ रहा है, इसमें आपने 2-3 चीज़ों का वो करना है कि एक आपके पास जो है इसका आर्डर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होना चाहिए और अगर आपका जो रेकरेंस रिलेशन जो है वो ये शो कर रही है कि आपका एल्गो जो है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं है या एल्गो नहीं है तो फिर आप लोग जो है मास्टर थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। और ये किस चीज़ को रेफर करता है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन, कि आपके हर नोड के ऊपर जो 2 सब प्रॉब्लम जो सब नोड बने उनमें इनपुट साइज जो है वो इक्वल डिवाइड होना चाहिए, सबके लिए सब नोड के लिए इक्वल रूल अप्लाई होना चाहिए। मसलन n/2 है तो हर चाइल्ड नोड के ऊपर आपका इनपुट साइज जो है वो n/2 ही चलता रहे, ये ना हो कि वो डिफरेंट आप प्रोपोर्शन के साथ उसको डिवाइड करते रहें। क्लियर। ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग वो है। सेकंड है कि आपका फंक्शन जो है वो पॉलिनोमियल होना चाहिए, यानी कि जो आपको फंक्शन नज़र आ रहे हैं इट्स टाइप शुड बी पॉलिनोमियल होनी चाहिए। ठीक है। ये आपके पास दूसरी फॉर्मेट में जैसे साइन एक्स सीरीज और ये चीज़ें जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है या जैसे आपके पास दूसरे हाइपरबोलिक फंक्शन जो हैं वो आप लोगों ने यहाँ पे वो नहीं करने, क्योंकि वो आप फंक्शन जो है वो आपको जैसे अब ये फंक्शन है ना वो पॉलिनोमियल को शो नहीं करते, जैसे एन स्क्वायर है इस तरह के फंक्शंस हों, लॉग एन है या इस तरह के, वो आप लोग यहाँ पे यूज़ करोगे। ठीक है। ऐसे प्रॉब्लम में अगर इसके अलावा साइन एक्स, काज हाइपरबोलिक एक्स, साइन हाइपरबोलिक एक्स आ जाता है तो फिर आप मास्टर थ्योरम जो है अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमें कैसे मास्टर थ्योरम अप्लाई करना चाहिए। मास्टर थ्योरम आपको 3 केसेस प्रोवाइड करता है और कौन सा केस अप्लाई करना है वो डिपेंड करता है आपकी वैल्यू ऑफ ए, बी एंड डी कांस्टेंट। अब व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए एंड बी एंड डी। ए जो है वो आपके जो टोटल सब प्रॉब्लम को शो करता है कि रिकर्सिव पार्ट में रिकर्सिव फंक्शन कितनी बार कॉल हो रहा है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, आपको वो ए शो करता है। बी ये शो करता है कि हर लेवल के ऊपर आप इनपुट साइज को कितना प्रोपोर्शन के मुताबिक डिवाइड कर रहे हो, n/3, तो आपके जितने भी इनपुट हैं वो 3rd रेशियो उसको मिल जाएगी और n/2 होगा तो इक्वल प्रोपोर्शन हो जाएगा। तो ये आपके बी वैल्यू शो करता है और डी की वैल्यू आपको मिलती है आपके फंक्शन जो गिवन होता है रिलेशन में। जैसे अभी मैंने इसको ये दोबारा मैं सर्कल कर रहा हूँ जिसके बारे में हमने डिस्कशन भी की थी कि इट शुड बी पॉलिनोमियल, देन यू कैन अप्लाई मास्टर थ्योरम। तो इसी फंक्शन की जो हाई ऑर्डर टर्म है उसकी जो पावर होगी वो आपके पास वैल्यू ऑफ डी होगी। फिर जब आप दोनों वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, ए की वैल्यू एंड बी की पावर डी, और उसके ऊपर आप 3 कंपैरिजन ऑपरेटर यानी रिलेशन ऑपरेटर अप्लाई करेंगे कि या दोनों सेम है या ए की वैल्यू बड़ी है या बी रेज़ टू पावर डी की है,
तो वो आपके पास केसेस ये आ जाएंगे, केस 1, केस 2 एंड केस 3। ठीक है, अगर a की वैल्यू लेस है b की पावर d से, केस 1 अप्लाई, a की वैल्यू b की पावर d के बराबर है तो सेकंड, और a की पावर b की पावर d है, a की वैल्यू ज़्यादा है b की पावर d से, देन यू कैन अप्लाई केस नंबर 3। एंड दिस वाज द इंशाल्लाह in next lecture we will discuss the analysis of searching algorithm, यानी सर्चिंग एल्गोरिथम क्या है और हम उसका एनालिसिस कैसे करेंगे। एंड दिस वाज द एंड ऑफ आवर लेक्चर नंबर 11। एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जब हम ये एनालिसिस ऑफ सर्चिंग एल्गोरिथम स्टार्ट करेंगे तो फर्दर फिर हम उसके एनालिसिस वगैरह देखेंगे कि कौन कौन सा वहाँ पे हम केस जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much students. Inshallah see you next lecture. Allah Hafiz.